हेलो दोस्तों, मैं उदिता भास्कर। आज हम इस क्लास में जो नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसका नाम है मानव उत्सर्जन तंत्र। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आज की वीडियो में दोस्तों हम मानव उत्सर्जन तंत्र पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं उत्सर्जन किसे कहते हैं। देखते हैं उत्सर्जन। तो जंतुओं के शरीर में उपापचय के परिणाम स्वरूप CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, जल, अमोनिया, यूरिया, यूरिक अम्ल आदि कई ऐसे अपशिष्ट पदार्थों यानी कि वेस्ट मटेरियल्स का निर्माण होता रहता है जो शरीर के लिए काफी हानिकारक है। अतः अतः उपयुक्त स्वास्थ्य को बनाए रखने के लिए इसका जो है शरीर से बाहर निकलना आवश्यक है। इसी क्रिया को दोस्तों जो है उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। उत्सर्जन कहा जाता है दोस्तों, तंत्र नहीं, उत्सर्जन कहा जाता है। यहाँ पर देखते हैं उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। यहाँ पर तो वह उत्सर्जी अंग जो उत्सर्जन की क्रिया में भाग लेते हैं उन्हें सम्मिलित रूप से उत्सर्जन तंत्र कहा जाता है। ये हमारा उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। ये हुआ हमारा टॉपिक उत्सर्जन किसे कहते हैं और ये हुआ हमारा उत्सर्जन तंत्र किसे कहते हैं। अब यहाँ देखते हैं, जैसे उदाहरण से समझते हैं। ये हमारी एक जूस निकालने वाली मशीन है, ठीक है। ये हमारी जूस निकालने वाली मशीन होगी, ठीक है। यहाँ से अगर हम इस भाग में अनार मान लीजिए डाल रहे हैं, अनार का जूस निकालना है हमें, तो इस भाग में अनार डाल रहे हैं, तो यहाँ से हमारा जो जूस निकल रहा है, ठीक है, इस मशीन से अनार डालें तो जूस हमारा यहाँ से निकल रहा है। यहाँ से जो हमारा जो वेस्ट पदार्थ होता है, यानी कि अनार जब निकलता है तो ये हमारा जो पीछे मशीन के पीछे से निकलता है, ये हमारा अपशिष्ट पदार्थ होता है जो निकलता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे उत्सर्जी पदार्थ। उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत देखते हैं तो इसमें कार्बन डाइऑक्साइड CO2 यानी कि और पसीना, ये दोनों जो है उत्सर्जी पदार्थ के अंतर्गत आते हैं। अब देखते हैं यहाँ पर नाइट्रोजन वेस्ट पदार्थ जो हैं कौन कौन से हैं। तो ये हैं 4। ये पहला है यूरिया, दूसरा है यूरिक एसिड, तीसरा है हमारा अमोनिया, चौथा है मूत्र, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर उत्सर्जी अंग। उत्सर्जी अंग क्या है। तो पहले उत्सर्जी अंग क्या है और इनसे किन 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 चीजों को उत्सर्जन होता है देखते हैं। ब्रिक से जो उत्सर्जन होता है दोस्तों, यानी कि किडनी से हमारा ब्रिक का क्या काम होता है। तो ये मूत्र का जो है निष्कासन करता है, यानी कि मूत्र निकालता है, यही काम होता है ब्रिक का। और है फेफड़ा यानी कि लंग्स का कार्य है CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड का जो है उत्सर्जन करना यानी कि निकालना। और यकृत का है, यानी कि लीवर का जो काम है वो अमोनिया को यूरिया में बदलना। यह यकृत जो है हमारा अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। और स्किन यानी कि त्वचा का जो कार्य है, वो त्वचा का जो है कार्य वो पसीना को बाहर निकालता है, ठीक है। अब यहाँ पर देखते हैं उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र क्या है। तो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर जीव 4 प्रकार के होते हैं। पहला है हमारा अमोनोटेलिक, दूसरा है हमारा यूरियोटेलिक और चौथा है हमारा यूरिकोटेलिक, और यहाँ पर तीसरा और चौथा है हमारा गुआनोटेलिक। तो ये 4 प्रकार थे जो नाइट्रोजन युक्त उत्सर्जी पदार्थ के आधार पर थे। आगे देखते हैं दोस्तों अब अमोनोटेलिक क्या होता है। तो अमोनोटेलिक के अंतर्गत देखते हैं इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ अमोनिया होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। अमोनिया अत्यधिक विषैला पदार्थ होता है। अत्यधिक विषैला पदार्थ होने के कारण इसके उत्सर्जन के लिए जल की अत्यधिक आवश्यकता होती है। उदाहरण देखते हैं इसमें, जलीय जंतु हो गए हमारे, मछली हो गई, अमीबा हो गया। अब देखते हैं यूरियोटिक में देखते हैं, यूरियोटिक में इन जंतुओं में उत्सर्जी पदार्थ यूरिया होता है। यूरिया अपेक्षाकृत
कम विषाक्त पदार्थ होता है, अतः उत्सर्जन के लिए कम जल की आवश्यकता होती है। उदाहरण देखते हैं इसमें, स्तनधारी यानी कि मैमल्स और मनुष्य हो गए। इसमें आगे है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक इसके अंतर्गत देखते हैं तो इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के रूप में होता है। इसमें नाइट्रोजन का उत्सर्जन यूरिक अम्ल के अनुसार होता है या यूरिक अम्ल के रूप में होता है। यूरिक अम्ल उत्सर्जित करने वाले जंतुओं को यूकोटेलिक कहते हैं। यूकोटेलिक के अंतर्गत ये हो गया। अब उदाहरण में देखते हैं, जैसे पक्षी, सरीसृप, ये सब आते हैं इसमें। अब देखते हैं गुआनोटेलिक। गुआनोटेलिक के अंतर्गत क्या है, जो गुआनिन का उत्सर्जन करती हैं उन्हें गुआनोटेलिक कहा जाता है या कहते हैं। उदाहरण देखते हैं, जैसे मकड़ी हो गई हमारी और बिच्छू। अब देखते हैं इसमें उत्सर्जन तंत्र। उत्सर्जन तंत्र के अनुसार देखते हैं तो पहले त्वचा देखते हैं यानी कि स्किन के बारे में। यह शरीर से अतिरिक्त लवण और पानी की मात्रा की मात्रा को उत्सर्जित करती है। त्वचा में उपस्थित श्वेत ग्रंथियों तथा तैलीय ग्रंथियों के द्वारा क्रमशः पसीना एवं तेल का स्रावण होता है। आगे देखते हैं इसमें, श्वेत ग्रंथियां क्या निकालती हैं यानी कि इनके द्वारा क्या निकलता है, तो पसीना निकलता है दोस्तों। और जो तैलीय ग्रंथियां होती हैं इनके द्वारा तेल निकलता है, शरीर से तेल के रूप में बाहर निकल जाता है। आगे देखते हैं फेफड़े के बारे में यानी कि लंग्स के बारे में। तो फेफड़े कार्बन डाइऑक्साइड एवं जलवाष्प का उत्सर्जन करते हैं। जलवाष्प के रूप में फेफड़े लहसुन, प्याज एवं कुछ मसालों में पाए जाने वाले वाष्पशील घटक को शरीर से बाहर निकालते हैं। आगे देखते हैं अब यकृत यानी कि लीवर के बारे में। यह शरीर के विषैले पदार्थ अमोनिया को यूरिया में बदल देता है। यकृत जो है विषैले पदार्थ यानी कि अमोनिया को यूरिया में परिवर्तित कर देता है। यह रक्त परिसंचरण के दौरान बनने वाले अपशिष्ट बिलिरुबिन का भी उत्सर्जन करता है। इसमें देख रहे हैं दोस्तों कि किन अंगों का क्या कार्य है। ठीक है, आगे जो हम वीडियो में पढ़ चुके हैं इनका फिगर सहित जो है दोस्तों, आगे वीडियो में हम पढ़ चुके हैं। फिगर से पहचान सकते हैं कि ये फेफड़ा है और ये यकृत है। इसलिए हमने चित्रों को वर्णन नहीं किया, इसलिए डायरेक्ट हमने उनके कार्यों को बताया है। तो दोस्तों वृक्क के बारे में यानी कि किडनी के बारे में देखते हैं। तो यह मानव का मुख्य उत्सर्जी अंग होता है जो नाइट्रोजन युक्त विषैले पदार्थों को उत्सर्जित करता है। आगे है गुर्दे का उद्देश्य मुख्य रूप से रक्त का फिल्टर करना होता है, रक्त को शुद्ध करना होता है यानी कि फिल्टर करना होता है। मनुष्यों में उदर गुहा में पीछे की ओर कशेरुक दंड के दोनों ओर एक एक वृक्क यानी कि एक एक किडनी स्थित होती है या होता है। आगे देखते हैं वृक्क के चारों तरफ पेरिटोनियम की झिल्ली पाई जाती है। प्रत्येक किडनी का वजन लगभग 140 से 180 ग्राम होता है। किडनी को दो भागों में विभाजित किया गया है। पहला है हमारा कार्टेक्स। कार्टेक्स क्या है, वृक्क का बाहरी भाग होता है। कार्टेक्स वृक्क का बाहरी भाग होता है। ये है दोस्तों, ये है हमारी किडनी का फिगर है ये। तो ये जो भाग है हमारा पीला वाला और सफेद वाले के अंदर का भाग जो ये है हमारा कार्टेक्स। इसी को वृक्क का बाहरी भाग होता है कार्टेक्स हमारा। ठीक है, अब दूसरा है हमारा मेडुला। मेडुला क्या है, वृक्क का आंतरिक भाग होता है। ये है हमारा मेडुला। ये है जो पत्ती नुमा फूलों की पंखुड़ियों नुमा जो बनाए हैं हमने दोस्तों यहाँ पर, ये सभी हमारे हैं मेडुला। इसी को कहते हैं किडनी में अंदर की तरफ यानी कि आंतरिक भाग होते हैं ये। अब देखते हैं आगे वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई। वृक्क की कार्यात्मक एवं संरचनात्मक इकाई को नेफ्रॉन कहा जाता है। प्रत्येक वृक्क में लगभग 10 से 12 लाख सूक्ष्म एवं
कुंडलित नलिका के रूप में नेफ्रॉन पाए जाते हैं। किडनी का अध्ययन विज्ञान की जिस शाखा में किया जाता है उसे नेफ्रोलॉजी कहा जाता है या नेफ्रोलॉजी कहते हैं। ये दोस्तों हमारा फिगर जो है ये नेफ्रॉन की संरचना का फिगर है। इसमें देखते हैं पहले कौन कौन से अंग हैं, उसके बाद इसको हम थ्योरी नुमा एक एक करके पढ़ेंगे। तो पहले देखते हैं ये नेफ्रॉन की हमारी संरचना है। इसमें देखते हैं तो जो ये वाला भाग है दोस्तों, ये वाला भाग हमारा ये क्या है, अभिवाही धमनियां है, अभिवाही धमनियां है। और ये जो इस तरीके से गया है यहाँ का भाग जो है यहाँ का ये है अपवाही धमनियां, ये है अपवाही धमनियां। और जो ये गुच्छे नुमा है यहाँ पर दिख रहे हैं ये है हमारा केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ है हमारा। उसके बाद यहाँ से जाते वक्त ये है हमारा ये पीला वाला भाग, ये ऐसे इस तरीके से गया हुआ है। तो ये जो उभरा हुआ भाग है इसको कहा जाता है समीपस्थ कुंडलित, समीपस्थ कुंडलित नलिका, समीपस्थ कुंडलित नलिका। ये हो गई हमारी, ये हो गई और ये सभी दोस्तों समीपस्थ कुंडलित नलिका हो गई हमारी। उसके बाद जो ये वाला भाग है हमारा इसको इस तरीके से हमने यहाँ पर लिखा है, ये है हमारा बोमन संपुट, ये है हमारा बोमन संपुट है। अब यहाँ आते हैं इस तरीके से यहाँ आते हैं तो ये है हमारा ये वाला भाग, ये वाला जो गोलाई जैसा है ये वाला भाग है हमारा हेनले का लूप, हेनले का लूप है ये दोस्तों। आगे देखते हैं, आगे यहाँ पर ये जो दोनों लाइनें हमने इस तरीके से इसमें खींची हैं तो ये दोनों क्या है हमारे, ये है कैपिलरी नेटवर्क, कैपिलरी नेटवर्क है ये हमारी, ठीक है। अब आगे देखते हैं इस तरीके से जाने पर यहाँ पर जो भाग है ये वाला भाग हमारा ये है हमारा दूरस्थ कुंडलित नलिका, दूरस्थ कुंडलित नलिका है, ठीक है। उसके बाद यहाँ से यहाँ तक आते हैं तो ये वाला भाग जो इस तरीके से हमारा आ रहा है अंदर में आने की तीर का निशान हमने लगाया भी है। तो ये है हमारा, ये सभी हमारे ये सभी नलिकाएं, ये है संग्रह नलिका, संग्रह नलिका है ये दोस्तों, ठीक है। उसके बाद यहाँ है जो यूरिन फ्लो, यूरिन फ्लो दोस्तों। केशिका गुच्छ, केशिका गुच्छ क्या होता है, नेफ्रॉन के बोमन संपुट वाले भाग में अभिवाही तथा अपवाही धमनियां मिलकर एक जालनुमा संरचना बनाती हैं जिसे केशिका गुच्छ कहा जाता है। नेफ्रॉन में सबसे पहले रक्त केशिका गुच्छ के द्वारा ही जो है छाना जाता है। आगे देखते हैं बोमन संपुट, बोमन संपुट क्या होता है, तो नेफ्रॉन में प्यालेनुमा संरचना होती है जो कि चपटी कोशिकाओं के द्वारा बनी होती है, बोमेन संपुट कहलाती है। आगे देखते हैं केशिका गुच्छ में छना हुआ पदार्थ बोमेन संपुट में इकट्ठा रहता है या होता रहता है, हाँ इकट्ठा होता रहता है। आगे है समीपस्थ संवलित नलिका। आगे देखते हैं इसमें बोमेन संपुट का आगे की ओर विस्तारित भाग जो कि एक घुमावदार नलिका के रूप में होता है, समीपस्थ संवलित नलिका कहलाती है। यहाँ पर 70 से लेकर 80% तक दोस्तों जल, खनिज एवं बाइकार्बोनेट का अवशोषण किया जाता है। यह हाइड्रोजन आयन का स्रावण करती है जिसके कारण मूत्र की प्रकृति अम्लीय होती है। यह मूत्र के पीएच मान को नियंत्रित करती है। आगे देखते हैं हेनले लूप। तो इसके अनुसार देखते हैं नेफ्रॉन में यू आकार की संरचना हेनले लूप कहलाती है। आगे देखते हैं इसमें हेनले का लूप लगभग 5% तक जल एवं सोडियम क्लोराइड का अवशोषण करता है। आगे देखते हैं दूरस्थ संवलित नलिका। इसमें देखते हैं नेफ्रॉन का अंतिम भाग जो संग्राहक नलिका से जुड़ा होता है, दूरस्थ संवलित नलिका कहलाता है। यह लगभग 20% तक
H2O, NaCl और HCO3 अवशोषण का कार्य पूर्ण करती है। आगे देखते हैं अभिवाही धमनियां। अभिवाही धमनियां नहीं दोस्तों, धमनिका है, अभिवाही धमनिका। इसके अनुसार देखते हैं ये रक्त को केशिका गुच्छ में पहुंचाती हैं। इनका काम होता है रक्त को केशिका गुच्छ में पहुंचाने का। आगे देखते हैं अपवाही धमनियां होती हैं जो अपवाही धमनिका, ये रक्त को केशिका गुच्छ से वापस लेकर जाती हैं। ये रक्त को केशिका गुच्छ से वापस लेकर जाती हैं। आगे देखते हैं संग्रह नलिका। संग्रह नलिका क्या है? जो अंत में मूत्र वाहिनी से जुड़ा होता है। मानव नेफ्रॉन रक्त में मौजूद द्रव्य अपशिष्ट पदार्थों को मूत्र के रूप में निकालने में मदद करता है, उसे दोस्तों संग्रह नलिका कहते हैं। देखते हैं दोस्तों मूत्रवाहिनी, ये क्या होता है? तो मूत्रवाहिनी के कार्य वृक्क से मूत्राशय तक मूत्र को पहुंचाना है। मूत्रवाहिनी चिकनी पेशी तंतुओं से बनने वाली नलिकाएं होती हैं जो मूत्र को गुर्दे से मूत्राशय तक ले जाती हैं। ये आमतौर पर मानव वयस्कों में 25 से 30 सेंटीमीटर लंबी होती हैं। ये दोस्तों हमारी नलिका है और ये हमारी किडनी है और ये है मूत्र जहाँ पर स्टोर होता है दोस्तों, इसे कहते हैं जो है दोस्तों यूरेथ्रा है ये हमारा। अब आगे देखते हैं मूत्राशय। यूरिनरी ये है दोस्तों जो यूरिनरी ब्लेंडर हो गया, किडनी हो गया, हमारी नलिका हो गई और यूरेथ्रा हो गया। अब देखते हैं यूरिनरी ब्लेंडर मनुष्यों में मौजूद एक खोखला अंग होता है। ये खोखला अंग होता है जो यूरिनेशन द्वारा यूरिन के बाहर निकलने से पहले किडनी से मूत्र को स्टोर करता है। ये दोस्तों करता है मूत्रवाहिनी के माध्यम से ब्लैडर मूत्राशय में प्रवेश करता है और मूत्र मार्ग के माध्यम से बाहर निकल जाता है। ब्लैडर को खाली करने की इच्छा टॉयलेट यानी कि पेशाब होने से पहले सामान्य वयस्क मानव ब्लैडर 300 और 500 मिलीलीटर के बीच यूरिन को स्टोर कर सकता है। आगे देखते हैं वृक्क में प्रति मिनट में औसतन 125 मिलीलीटर और दिन भर में 180 लीटर रक्त फिल्टर होता है। अब देखते हैं आगे मूत्र में होता क्या क्या है। तो जल होता है 95%, यूरिया होती है हमारे 2.7%, खनिज लवण जो होता है वो होता है 2% और यूरिक अम्ल जो होता है वो 0.3% होता है। आगे देखते हैं मूत्र का रंग हल्का पीला यूरोक्रोम के कारण होता है। आगे है मूत्र का पीएच मान जो होता है वो 6 होता है यानी कि 6 होता है, अर्थात मूत्र हल्का अम्लीय होता है। आगे देखते हैं स्वस्थ मनुष्य प्रतिदिन 1.5 से लेकर 2.5 लीटर मूत्र का उत्सर्जन करता है। इसमें आगे है वृक्क में बनने वाली पथरी कैल्शियम ऑक्सैलेट की बनी होती है, साइलेट की बनी होती है दोस्तों। जब वृक्क ठीक से कार्य करना बंद कर देते हैं, जब वृक्क हमारा ठीक से कार्य नहीं करता है यानी कि कार्य करना ठीक से बंद कर देता है, तब रक्त में अपशिष्ट उत्पादों और अतिरिक्त तरल पदार्थ को निकालने के लिए डायलिसिस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। डायलिसिस एक ऐसा उपचार है जो मशीन का उपयोग करके रक्त को फिल्टर और शुद्ध करता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं पर समाप्त हुई। आप लोगों को वीडियो कैसी लगे दोस्तों तो हमें लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों को आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।